हाय, दिस इज प्रेम। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एक ऐसा एग्जाम होता है ना, जिसमें जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा लैंग्वेज पढ़ना है, ग्रामर के रूल्स वगैरह, एडिटिंग, एरर करेक्शन, गैप फिलिंग और भी जो हम पढ़ रहे हैं, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेचर पढ़ना, जो कि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। भाई साहब, सीबीएसई धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को बदलती जा रही है। पहले वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछ लेती थी, अब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिनका हमारी रियल लाइफ में कुछ मतलब निकले। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको 26 फरवरी को देखने को मिलेगा, जब आप 2024 26 फरवरी को 10th का एग्जाम दे रहे होगे इंग्लिश का। आज के इस वीडियो में ये जो 40 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेचर का सेक्शन होता है, इसमें से 3-3 नंबर के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने चैप्टर हैं आपकी द फर्स्ट फ्लाइट बुक में, मेन बुक में इंग्लिश के, सभी चैप्टर्स से हमने टच किया है, क्वेश्चंस लिए हैं। तो बिना बहुत ज्यादा बकवास किए ना, सीधा आपको वीडियो पे लेके चलता हूं। लेकिन एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे यार, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे दोस्त। सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो इतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं और वो तुम मिस कर दोगे, राइट। तो अगर तैयार हो गए हो ना, तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ऑब्वियसली हम सीरियल वाइज चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अ लेटर टू गॉड से। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली and friends during bad times. How does Lencho's family behave after the harvest is ruined? देखो क्वेश्चंस कैसे सीबीएसई बना रहा है आजकल। भाई साहब, हमने अगर चैप्टर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो कुछ अपने से एक्सपीरियंसेस मिलाकर हम आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लोग होते हैं वो फैमिली और फ्रेंड से अपने बुरे वक्त में सपोर्ट लेते हैं। तो लेंचो की जब फसल खराब हो गई तो उसके फैमिली वालों ने कैसा रिएक्ट किया, आपको ये आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमने क्या बनाया है आपके लिए। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि आफ्टर हिज एंटायर क्रॉप वॉज ruined इन द हेलस्टॉर्म। जब लेंचो की सारी जो फसल है वो खराब हो जाती है ओले पड़ने की वजह से, हिज फैमिली मेंबर्स solaced him and asked him not to lose hope। उसके फैमिली मेंबर्स ने ना उन्हें सांत्वना दिया और कहा कि भाई लेंचो, उम्मीद मत अपना खो। और उन्होंने ये भी कहा कि दे रिमाइंड हिम दैट इन गॉड्स वर्ल्ड नो वन डाइड ऑफ हैंगर। ठीक है, उन्होंने समझाया लेंचो को कि देखो भाई, भगवान की दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता है। तो पूरे लेंचो को और लेंचो के परिवार को भगवान की ही उम्मीद थी। तो पूरे परिवार ने लेंचो को सोलैस किया, यानी उसको सांत्वना देने की कोशिश करी। एंड दिस इज हाउ एवरी फैमिली मेंबर रिएक्टेड टुवर्ड्स दिस बैड सिचुएशन। तो ये छोटा सा आंसर है, बस आपको पॉइंट्स याद रखने कि हमें लिखना क्या क्या है, राइट। अच्छा, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगेन इसी चैप्टर से है। लेंचो वेटेड ईगरली फॉर अ रिप्लाई टू हिज लेटर टू गॉड। अब देखो, जब लेंचो ने पत्र भेज दिया था भगवान को, तो उसके रिप्लाई आने तक का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था लेंचो। डू यू थिंक द पोस्टमास्टर वॉज ऑल्सो वेरी कीन टू नो लेंचोस रिएक्शन अपॉन रिसीविंग द रिप्लाई? तो क्या लगता है आपको कि पोस्टमास्टर भी उतना ही एक्साइटेड था? और आपको कैसे पता चलता है ये? तो इसका जो हमने आंसर आपके लिए बनाया है वो भी बड़ा परफेक्ट आंसर है। हमने क्या कहा? हमने कहा यस, आफ्टर लेंचो लेफ्ट द पोस्ट ऑफिस ही इमीडिएटली ओपनड द लेटर। This shows postmaster is very keen to know the reply of the letter he had sent। अब हमें कैसे पता चलता है कि जो पोस्टमास्टर है वो बहुत उत्सुक था? भाई, जैसे ही लेंचो अपना लेटर लेके वहां से जाता है ना, तो उसके बाद लेंचो ना एक पत्र और लिखता है भगवान को और फिर से पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। तो जैसे ही लेंचो पोस्ट ऑफिस से निकलता है, तो पोस्टमास्टर दौड़ा भागा जाता है और तुरंत लेटर निकालता है। इससे हमें पता चलता है कि जो पोस्टमास्टर है वो बहुत एक्साइटेड था लेंचो का रिप्लाई जानने के लिए। Also, he was eager to know whether Lencho would be surprised seeing the letter and the money। अच्छा, पोस्टमास्टर ये भी जानना चाहता था कि जब लेंचो को ये पैसा, जो 70 पैसों उन्होंने भिजवाए थे, वो पैसा जब लेंचो को मिलेगा तो लेंचो का रिएक्शन क्या है? क्या वो हैप्पी होगा, सरप्राइज होगा, कैसा रिएक्शन होगा? ये भी हमारा पोस्टमास्टर जानना चाहता था। तो इसका छोटा सा आंसर 30 to 40 वर्ड्स में हमें ये आंसर्स लिखने होते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट आंसर। अगर आपने इसको बोर्ड एग्जाम में लिखा, पूरे के पूरे नंबर लेके आओगे, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। अच्छा, अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और डस्ट ऑफ स्नो हमारा चैप्टर है, पोयम है एक, उसी में से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ अ हेमलॉक ट्री टेल यू अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोयम? आपको क्या लगता है कि हेमलॉक का ट्री ही क्यों रखा गया इस पोयम में? क्यों रखा गया, बताओ। अच्छा, आप ही बताओ। देखो यार, हेमलॉक क्या होता है ना, एक पॉइजनस पेड़ होता है। तो पूरे सीन को
एक ग्लूमी सीन बनाने के लिए, एक बैड मूड था ना पोएट का, शुरुआत में मूड खराब था, तो बैड मूड को दिखाने के लिए हेमलॉक ट्री को लाया गया है। फिर बाद में कौवा उस हेमलॉक ट्री पर बैठा था तो उसने अपने पंखों को थोड़ा सा हिलाया जिससे बर्फ का कुछ डस्ट ऑथर के ऊपर गिरता है और ऑथर का मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हेमलॉक ट्री को क्यों रखा गया इस चैप्टर में? तो इसका आंसर होता है कि हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री दैट सिंबलाइजेज अ बैड ओमेन। आपको पता है हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है जो कि बुरे, आप ऐसे कह सकते हो, बैड ओमेन को ले आता है, मतलब बुरी किस्मत को ले आता है, या सीन को सैड दिखाने के लिए हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल हुआ इस पोएम में। Right? Its presence shows that the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood. हेमलॉक ट्री को इसलिए रखा गया इस पोएम में ये दिखाने के लिए क्योंकि जो पोएट है हमारा वो शुरुआत में बैड मूड में था। और द डस्टिंग ऑफ स्नो ऑन अकाउंट ऑफ द क्रो हेल्प्ड मेक द पोएट्स डे बेटर। और उसके बाद जब वो कौवा जो है वो अपने पंखों को हिलाता है ना, तो जैसे ही बर्फ की कुछ धूली गिरती है ऑथर के ऊपर, उसका मूड पूरा चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये एकदम परफेक्ट बैठता है। क्वेश्चन था कि हेमलॉक ट्री इस पोएम में क्यों रखा गया है, तो इट इज जस्ट टू शो द बैड मूड ऑफ द पोएट। ठीक है, ये तो एक लाइन में आंसर हो गया, लेकिन इसका कंप्लीट आंसर ये आपके सामने मैंने लिख के दे दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हमने रखे हैं, एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछ रहा है कि मंडेला सेज दैट हिज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल एंड नॉट द प्योरेस्ट डायमंड्स, जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट। जो नेल्सन मंडेला थे ना, जब वो अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी के दिन स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि हमारे साउथ अफ्रीका का जो असली खजाना है ना वो यहाँ के लोग हैं, ना कि साउथ अफ्रीका की मिट्टी में पाए जाने वाले जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, डायमंड्स हैं, जेम्स हैं, वो सब पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जो खनिज पदार्थों में बहुत ही ज्यादा रिच है। वहां पर डायमंड और भी जितनी कीमती पत्थर, कीमती चीजें आपको साउथ अफ्रीका में मिल जाएंगी। तो यहां पर आपसे पूछा यह गया है कि मंडेला ऐसा क्यों कहते हैं कि लोग ज्यादा वैल्यूएबल हैं रैदर देन दीज डायमंड्स। आपको अपना स्टेटमेंट जस्टिफाई करना है। तो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस। और इसका आंसर मैंने आपके लिए क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि भाई अकॉर्डिंग टू मंडेला पीपल आर मोर प्रीसियस देन द रिसोर्सेज इन देयर सॉइल बिकॉज पीपल आर द वन हु आर द एक्चुअल मनी फॉर द कंट्री। मंडेला ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पीपल आर द वन हु आर द एक्चुअल मनी फॉर द कंट्री, क्योंकि मंडेला के हिसाब से जो लोग हैं, जो पीपल हैं साउथ अफ्रीका के, वही पैसे का काम करेंगे साउथ अफ्रीका के लिए। कैसे? दे यूनाइट टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के उन्होंने मतलब एक साथ मिलकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आया। और वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करेगी? एंड देयर यूनिफिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन देयर इकोनॉमी विच इज फार मोर कॉस्टली देन द गोल्ड्स एंड डायमंड्स फाउंड इन देयर माइंड। जो लोग होते हैं ना, दे कैन फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जब कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है तो डेमोक्रेसी से होता क्या है कि लोग एक साथ आते हैं और कंट्री के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जिससे कंट्री का जो पैसा है वो भी बढ़ता है ना। तो दिस वाज द रीजन कि मंडेला ने ऐसा कहा था कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वही असली पैसा है साउथ अफ्रीका के, ना कि जो साउथ अफ्रीका की मिट्टी में मिनरल्स पाए जाते हैं वो। इज इट ओके? समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा होगा, इसमें कोई कुछ अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर। एम आई रॉन्ग? नो ना। हाँ, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आपसे पूछ रहा है कि हाउ डज द पोएम पॉइंट टू द क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स इन कैप्टिविटी। अ टाइगर इन द जू चैप्टर है, पोएम है जिससे ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डज द पोएम पॉइंट टू द क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स इन कैप्टिविटी। आपको क्या लगता है कि ये पोएम में कैसे दिखाया गया है कि जो जानवर जिनको हम कैप्चर करके रखते हैं उनसे हम एक तरीके की क्रूएलिटी कर रहे हैं? भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, किसी जानवर को अगर हम पिंजरे में बंद करके रखेंगे, दिस इज क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल, राइट। ये चीज पोएम में कैसे दिखाई गई है, इसका आंसर हमने आपके लिए बनाया है कि द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज क्रूएल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल इंक्लोजर्स ऑफ द जू। देखो पोएट जो है ना वो ये बताना चाहता है कि अगर किसी भी जानवर को हम छोटे से पिंजड़े में बंद करके रखते हैं तो इट इज क्रूएल। ये एक आप कह सकते हो कठोरता है जानवरों के खिलाफ। अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, जहां पर जानवरों को होना चाहिए जंगल में, वहां से उठाकर अगर हम उन्हें पिंजड़े में डालते हैं, भाई गलत तो है।
ठीक है, दे फील एंगर, उनको गुस्सा भी आता है, हेल्पलेस, कभी कभी वो मजबूर हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं वो, अनहैप्पी भी होते हैं, जैसा हमें इस पोएम में दिखाया गया है। पोएम में एक लाइन है, अगर आपको याद होगी, कि इग्नोरिंग विजिटर्स, जो हमारा टाइगर था ना, वो देखने वालों को इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और अगर वो पिंजड़े के बाहर होता, भाई साहब एक एक की खटिया खड़ी कर देता है ना। तो वो जो टाइगर है या कोई भी जानवर अगर पिंजड़े के अंदर बंद है तो उसको गुस्सा भी आता है, हेल्पलेस भी फील करता है, अनहैप्पी भी फील करता है, एंड रिमेंबर देयर लाइफ एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट। और वो जानवर याद करता है कि जब मैं आजाद हुआ करता था तो मैं कितनी मजे से जिंदगी जीता था अपने नेचुरल हैबिटेट में, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, जो कि कौन सी जगह थी, जंगल। ठीक है, अच्छा वैसे आप भी बता सकते हो क्या ये सही है जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखना? और हम भी तो घरों में क्या करते हैं, कुत्तों को पट्टे से बांध के रखते हैं, क्या ये सही है? मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक रहता हूं इन चीजों को जानने के लिए, है ना। नाउ वी आर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ डिड, ये हमारी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर से लिया गया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि हाउ डिड द सीगुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी। जो हमारा यंग सीगुल होता है वो अपने डर को कैसे दूर भगाता है? तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है आपके लिए, ये पढ़ते हैं। द सीगुल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड ड्राउन। अच्छा, शुरुआत में जो सीगुल है वो उड़ क्यों नहीं पाता था? बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड ड्राउन, क्योंकि उसको लगता था कि वो डूब जाएगा। इसलिए हिज फैमिली डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। उसका पूरा परिवार मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इसको उड़ने के लिए कुछ उसको सीख देने के लिए, कि भाई उड़ना बहुत जरूरी है लाइफ में। इसलिए उसकी फैमिली क्या करती है, दे लेफ्ट हिम अनअटेंडेड, छोड़ के चली जाती है। द मदर टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट नाउ एंड देन इन हिज फ्रंट। Since the seagull was hungry too much, he was compelled to attempt his first flight. In order to get food, he was सक्सेसफुल। अच्छा, फैमिली ने क्या किया इस सीगुल को उड़ाने के लिए? तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है। सबसे पहले, हिज फैमिली डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। उसके परिवार ने ये फैसला किया कि भाई यंग सीगुल को उड़ाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो किया क्या उन सभी ने? सब लोग छोड़ के दूसरे प्लेट्यू पर चले गए। दे लेफ्ट हिम अनअटेंडेड। और जो मदर सीगुल थी ना, वो अपने पंजे पर एक मछली का टुकड़ा रखकर और अपने चोंच से फाड़ फाड़ के उसको तोड़ तोड़ के खा रही थी, राइट। इससे क्या हुआ कि जो सीगुल है ना, उसकी भूख और बढ़ गई, और आखिरकार सिंस, ये देखो लिखा है कि आखिरकार जो वो मछली का टुकड़ा था, टोर इट अ पीस ऑफ फिश दैट लेट हर फीट नाउ एंड देन इन हिज फ्रंट। उसी मछली को टुकड़ा को उठाकर उसकी मम्मी जो है वो उड़ते उड़ते सीगुल के पास आती है। अब सीगुल से बर्दाश्त नहीं होती अपनी भूख, और वो सामने की तरफ जंप कर देता है ताकि वो खाने को पा सके। खाना तो नहीं मिलता, लेकिन वो उड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है। दिस इज हाउ द यंग सीगुल गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी। ठीक है, तो ये पूरा होल प्रोसेस था। आप इसको जानते थे पहले से, लेकिन इंग्लिश शब्दों में लिखना इस लिटिल बिट डिफिकल्ट, आई थिंक, राइट। तो ये एग्जैक्ट आंसर है जिसको आप याद कर सकते हो और एग्जाम में आकर डायरेक्टली लिख सकते हो। नाउ वी विल मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज अगेन फ्रॉम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो दूसरी कहानी है, द ब्लैक एरोप्लेन, उससे लिया गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन। आपको क्यों लगता है कि जो हमारा ऑथर था इस चैप्टर का, जब वो तूफान में आसमान में खो जाता है, उसको रास्ता नहीं दिखाई देता, तो उसको एक दूसरी एरोप्लेन दिखाई देती है और उसी को वो फॉलो करने लगता है? आपको क्यों लगता है कि वो फॉलो करता है? क्यों? भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो हमारा ऑथर था वो खो गया था, एंड टू फाइंड हिज वे ही हैव टू फॉलो द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन। सिंपल सा इसका आंसर था। तो इसका आंसर हमने आपके लिए क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं कि द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग। जो हमारा ऑथर था, प्रोटोगोनिस्ट था जो इस चैप्टर का, वो एरोप्लेन उड़ा रहा था और तूफान आने की वजह से उसको कुछ भी अगल बगल नहीं दिख रहा था, किस रास्ते जाना है किस रास्ते नहीं जाना। इसलिए द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड लैंड सेफली। जो दूसरा पायलट था दूसरे एरोप्लेन का, वो आगे आगे चलकर रास्ता दिखा रहा था ऑथर को, और ऑथर उसको सही रास्ते पर जाने के लिए फॉलो किए जा रहा था। तो ये कारण था, उस स्टॉर्म से बचने के लिए जो ऑथर था हमारा, वो पायलट को फॉलो कर रहा था। अब आपको पता चला कि जो हमारा राइटर है वो दूसरे एरोप्लेन के पायलट को क्यों फॉलो कर रहा था। समझ में आ गया होगा, राइट।
नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इसने। इसने हमसे पूछा है कि विच जेनर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द पोएम। कौन सी पोएम? सब्सटेनेट योर चॉइस विथ रेफरेंस टू द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। भाई साहब आपसे इसने पूछा है कि जो ये पूरा पोएम है ना, ये किस लहजे में ये पोएम लिखा गया है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पोएम पढ़ाया जाता होगा ना तो आपको टीचर ने बहुत ही मजाकिया वे में समझाया होगा कि अगर तुम कभी जंगल जाओ और वहां पर कोई जानवर बहुत तेज से दहाड़े जैसे कि तुम मर जाओगे तो समझ जाना कि वो एशियाटिक लायन है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हल्के वर्ड्स में लिखा गया है, लाइट जेनर में लिखा गया है ये पूरा पोएम। तो इसका एक मॉडल आंसर होगा द पोएम रिलेट्स टू द लाइट वर्स जेनर विच इज अ पोएट्री दैट इज मोस्टली फॉर फन। ये एक ऐसी पोएट्री होती है जिसमें हम मजाकिया वे में पोएम्स लिखते हैं, पढ़ते हैं। द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ ह्यूमरस पोएम। द पोएट सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स दैट क्रिएट ह्यूमर। तो हमने सबसे पहले बता दिया कि ये लाइट जेनर में लिखा गया है, दैट मीन्स कि फन वाइल राइटिंग और रीडिंग द पोएम। ठीक है, और दूसरा इसका हमने एविडेंस भी दे दिया है कि पोएट ने हमें इस पोएम में बताया है, क्या बताया है? सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स दैट क्रिएट ह्यूमर। हमें अलग अलग तरीके से बताया गया है कि तुम अलग अलग जानवरों को कैसे पहचान सकते हो, और जैसे पोएट ने हमें बताया है वो एक ह्यूमर प्रेजेंट करता है, मतलब पढ़ने में थोड़ा हंसी छूटती है हमें। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आपसे पूछ रहा है कि ये, पहले मैं बता दूं, द बॉल पोएम चैप्टर का ये क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि अ पॉपुलर क्वेट स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल्फ टॉट। देखो ऐसा कहा जाता है कि जो जिम्मेदारी है ना वो इंसान को खुद ही आती है, खुद के ही एक्सपीरियंस से जिम्मेदारी आती है। हाउ डज द बॉल पोएम एड्रेस दिस थॉट। अच्छा, अब इस चीज को इस पोएम में कैसे दिखाया गया है? भाई हमने देखा था कि जो वो हमारा बच्चा था उसका क्या था, बॉल जो था ना कि वो बाउंस करते करते वेंट इनटू द हार्बर, नदी में चला गया था, एंड व्हाइल ही लॉस्ट द बॉल ही वाज थिंकिंग ऑल द मेमोरीज कंसर्न्ड विद दैट बॉल, राइट। तो इसका एक मॉडल आंसर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि भाई द पोएम addresses the quiet responsibility self-taught by portraying the boy's experience of loss and grief over his ball. The boy learns a deal with his emotions and take responsibilities for his feelings on his own without any external intervention। देखो बहुत साफ साफ कहा गया है कि ये जो पोएम है ना इसमें ये चीज जरूर बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ टॉट। क्यों? क्योंकि भाई जब हमें दिखाया गया द बॉयस एक्सपीरियंस ऑफ लॉस, हमने देखा कि बच्चा ने जब बॉल को खो दिया तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है। अब यहां पर ये जो लड़का है ना, द बॉय लर्न्स टू डील विथ हिज इमोशंस। अब ये धीरे धीरे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे कोई चीज हमसे खो जाए तो अपने आप को कैसे संभालना है, ये चीज ये सीख रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और आगे चीजों का ध्यान रखेगा। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरवेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा आइडिया था कि भाई इस पोएम में हमें बताया गया है कि जो हमारा बच्चा है ना उसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई गई है कि इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर वैल्यूएबल थिंग्स, प्रीसियस थिंग, दे विल लॉस्ट समडे, राइट। सो दिस वाज योर आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोल रहा है कि ये हमारा एनी वाला चैप्टर है ना, एनी फ्रैंक वाला। तो इसमें पूछ रहा है कि द कमेंट ऑन द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप शेयर्ड बिटवीन एनी एंड मिस्टर किसिंग। आपको पता है कि जो एनी के टीचर थे मिस्टर किसिंग, ये मैथमेटिक्स के टीचर थे, एंड ही कॉल्ड एनी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। वो एनी को इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स यानी हमेशा बात करने वाली लड़की कहा करते थे। अब आपको एनी और मिस्टर किसिंग के क्या रिलेशन थे टीचर के वो दिखाने हैं। तो भाई कुछ अच्छे रिलेशन नहीं थे एनी के मिस्टर किसिंग से। ठीक है, तो हम इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने शब्दों में। हम लिख सकते हैं कि द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बिटवीन एनी एंड मिस्टर किसिंग वाज नॉट एमिएबल। जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप था एनी और किसिंग के बीच में वो ठीक ठाक नहीं था, एमिएबल नहीं था। ठीक है, बिकॉज क्यों? क्योंकि ही हैड पनिश्ड हर थ्राइस फॉर टॉकिंग इन द क्लास। क्योंकि इसके मैथ्स टीचर ने एनी को 3 बार पनिशमेंट दे चुकी थी। 3 बार उसने कहा था अलग अलग टॉपिक पर एसेज लिखने के लिए। ठीक है, ऑल्दो ही एप्रिसिएटेड एनीज पोएट्री इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स लेटर ऑन, बट एनी ने जब लास्ट में
थर्ड टाइम में अपने पनिशमेंट में सोचा कि अब इस बार मैं पोएम लिख के दूंगी। तो इस पोएम को मैथमेटिक्स टीचर ने जब पढ़ा तो उसको अच्छा भी लगा और उसने क्लास में लोगों को सुनाया भी। सो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एनी एंड हर टीचर मिस्टर किसिंग, राइट। अच्छा, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द इमोशन वेस्टेड इन एनीज स्टेटमेंट। आपको बताना है कि एनी ने जब ये स्टेटमेंट कहा था तो उसका इमोशन कैसा था, ठीक है, मतलब वो कैसा फील कर रही थी। कौन सा स्टेटमेंट? आई वॉज प्लंग्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। अच्छा, प्लंग्ड डाउन का मतलब होता है पटक देना। इस स्टेटमेंट को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, तब बताना कि क्या था एनी का इमोशन, ठीक है। एनी ने कहा कि मैं जिस दिन मार्गॉट का बर्थडे था उस दिन मैं गांव से ले आई गई और मार्गॉट के बर्थडे के दिन मुझे घर ले आया गया। इसका मतलब मार्गॉट के खुशी के लिए उसको लेके आया गया, ठीक है। तो यहां पर हम एनी के इमोशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स एनीज फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट rather than a person, as if she were just a gift to be presented without her own agency और वैल्यू। देखो, हम चीजों को पटकते कभी हैं, हम इंसानों को तो पटकते नहीं है, हम कोई चीज को ही उठाकर टेबल पे पटकते हैं ना। तो सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट एनी ने कहा ना, तो उसको ऐसा फील हुआ कि वो एक इंसान नहीं, ऑब्जेक्ट है। वही मैंने लिखा है कि द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स एनीज फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट रादर देन अ पर्सन। उसको लगा कि वो एक इंसान नहीं है, इंसान होती तो उसको प्यार से बुलाया जाता या किसी और दिन बुलाया जाता। मार्गरेट के बर्थडे के दिन ही क्यों? मार्गॉट चूंकि उसकी बहन थी, बड़ी बहन थी, मार्गॉट के बर्थडे के दिन ही एनी को क्यों बुलाया गया? इसलिए एनी को थोड़ा सा हर्ट फील होता है। उसको लगता है मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, एज इफ शी वर जस्ट अ गिफ्ट टू बी प्रेजेंटेड विदाउट हर ओन एजेंसी और वैल्यू। आगे वही लिखा गया है कि ऐसा लग रहा था एनी को कि जैसे वो मार्गॉट का एक गिफ्ट है, ठीक है, और एनी का कोई काम नहीं था यहां पर, बस वो मार्गॉट की गिफ्ट के लिए वहां पर लाई गई थी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर 12th क्वेश्चन। वुड यू कॉल अमांडा अ डिसरिस्पेक्टफुल चाइल्ड? क्या आप अमांडा को एक बदतमीज लड़की कहोगे? क्या वो अपने मम्मी की बात नहीं मान रही थी? प्रोवाइड वन रीजन टू जस्टिफाई योर ओपिनियन। आपको एक कारण बताना है जिससे आप ये कह सको कि हाँ, अमांडा इज अ डिसरिस्पेक्टफुल चाइल्ड। तो देखो यार, व्हेन हर मदर यूज्ड टू टॉक विथ हर ना, शी अवॉइड्स हर, एक्चुअली वो अवॉइड कर देती थी, एंड शी केप्ट ऑन थिंकिंग बाय हरसेल्फ इन हर ओन वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, अपनी सपनों में खोई रहती थी वो। तो इसको हम इंग्लिश में एक मॉडल आंसर की तरह से ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि अमांडा कैन बी कॉल्ड अ रिस्पेक्टफुल चाइल्ड। भाई, अमांडा को हम कह सकते हैं कि वो एक बदतमीज लड़की थी। क्यों? शी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हर पेरेंट्स हु आर इंस्ट्रक्टिंग हर टू बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर। इनकी माँ, अमांडा की माँ से बार बार समझाया जा रही थी कि बेटा अपने नेल को मत काटो, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, ठीक है, डू नॉट शो एंगर ऑन मी, मुझ पर गुस्सा मत दिखाओ। लेकिन इन सब बातों का एनी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एनी, शी इज इंस्टेड लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड डजंट पे अटेंशन टू देम। अपने पेरेंट्स की बात सुनने के बजाय वो अपनी दुनिया में खोई थी, अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई थी और अपने पेरेंट्स की बात पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो दिस शोज दैट अमांडा कैन बी अ डिसरिस्पेक्टफुल चाइल्ड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और देखो यार, इसको ना हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है ताकि आप भी समझ पाओ, और अगर आपको याद करना है ना तो आप यहीं से याद कर सकते हो। इट इज वेरी इजी, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पढ़ते हैं कि क्या हमसे पूछ रहा है। एक्सप्लेन व्हाई द ऑथर डिस्क्राइब्स कूर्ग as a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। अगर आपने ये कूर्ग चैप्टर पढ़ा है ना एनसीईआरटी का, तो उसमें एक प्रॉपर लाइन है। ये लाइन आपको मैंने दे रखी है कि a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। जो ऑथर है ना हमारा, वो कूर्ग के बारे में कहता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल सी जगह है कि जैसे एक जन्नत है और इसको भगवान के यहां से लाया गया है, ये इतनी खूबसूरत जगह है। अच्छा बताओ, ऐसा क्यों कहा है ऑथर ने? यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है इसलिए कहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसके आंसर के रूप में दो पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले सीनिक ब्यूटी, यानी सुंदरता वहां की बहुत अच्छी है। रोलिंग हिल्स, पहाड़ वहां पे, ब्रह्मगिरी हिल्स है भाई साहब। मैं कूर्ग पर्सनली ट्रैवल करा हुआ हूं एंड इट इज रियली अ हेवन ऑन अर्थ। आप ट्रैकिंग करके ब्रह्मगिरी पहाड़ से जाकर जब सन पॉइंट देखते हो ना, दैट इज मेस्मराइजिंग फीलिंग भाई साहब। ग्रेट वेदर, मौसम बहुत सही है वहां पर। बरसात
बरसात आपको हर दूसरे दिन मिल जाएगी, ठंडा है मौसम, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, सदाबहार पेड़ मिलेंगे, हमेशा हरे भरे, कॉफी प्लांटेशन होती है वहां पर, अलग अलग तरीके की पक्षियां जानवर आपको मिल जाएंगे जो शायद आप सिटीज में नहीं देख पाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि वहां के पीपल काफी बहादुर होते हैं, ब्रेव रेस ऑफ पीपल होते हैं, कलरफुल अलग अलग काले गोरे रंग के लोग होते हैं, और वार्म का मतलब ऐसा नहीं कि गर्म है, वो मेहमान नवाजी के लिए बड़े फेमस होते हैं। अच्छा, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये हमसे पूछ रहा है कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। ये मिजिबल द वाटर से हमारा क्वेश्चन है। हमने जब लाइन पढ़ी थी एनसीईआरटी की, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसीलिए मैं कहता हूं बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइंस उठा के ही हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में भाई साहब। इसमें ऑथर हमसे कहता है कि जो ऑटर्स होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, उनका मानना होता है कि पानी अगर अगल बगल है तो उसको फैला देना चाहिए, एक भी बूंद पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बस उसको फैलाना चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब मैक्सवेल्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मिजिबल विथ रेफरेंस टू द गिवन क्वेट। अच्छा, ये जो लाइन हमारे ऑथर ने कही है कि ऑटर्स का मानना है कि हर एक बूंद पानी को फैला देना चाहिए। अब ऑटर हमारा ऐसा करते हुए कभी पकड़ा गया होगा, तभी ने मैक्सवेल ने ऐसा कहा ना। चलो, तो हमें ये पता करना है कि कैसे मैक्सवेल को ये पता चला कि भाई जो ऑटर्स होते हैं उनकी ये खासियत होती है। तो हम इनके आंसर में लिख सकते हैं कि देखो, सबसे पहले क्या है कि सो इन ऑर्डर टू प्लीज हिज पेट मैक्सवेल मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम दैट लीड टू द बाथरूम वेयर ही यूज्ड टू स्पेंड हाफ एन आवर स्प्लैशिंग। हुआ क्या कि मैक्सवेल ना अपने ऑटर को प्यार दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाता है। जैसे हम कुत्तों को भी पट्टा बनाने के लिए उसके गले में एक बेल्ट बांधते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ऑटर ने बेल्ट बनाया। और अब जब उसने रस्सी लगाई ना, तो ऑटर जो था हमारा, वो उस रस्सी को पकड़ा हुआ था ऑथर ने। अब हमारा ऑटर उसको लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है? बाथरूम की तरफ, जहां पर वो घंटों खेला करता था और पानी में छपाक छपाक स्प्लैश किया करता था। रोलिंग इन द वाटर, पानी के बाथ टब में ही अपना रोल करता था, घूमता रहता था खुशी खुशी से, मतलब पानी उसको बहुत जॉय देती थी। देयरफॉर मैक्सवेल ऑब्जर्व देयर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, इट्स एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। ऑटर पानी से इतना खेलता था कि उसका मानना है कि एक भी पानी बाथ टब में होना नहीं चाहिए, उसको बाहर फेंक देना चाहिए। इसलिए वो जब भी छपाक छपाक स्प्लैश करके खेलता था, पानी में रोल करता था ना, तो सारा पानी बाहर निकल जाता था। इसलिए ऑथर ने ऐसा कहा है, ठीक है। तो ये आंसर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो, समझाने को तो मैं एक आइडिया दे सकता हूं आपको कि आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल आंसर लिखना है ना, तो एक चीज आनी चाहिए, दैट इज हाउ टू राइट अ करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। अगर ये आ गई तो आइडिया मेरा काम कर जाएगा, राइट? Okay, so let's move to our another question, that is question number 15. Maxwell's fear of sending Mitchell to England was legitimate. Give a reason. गेविन मैक्सवेल जो हमारे इस चैप्टर के ऑथर है ना, वो इंग्लैंड के थे और वो इराक आए थे केवल ऑटर को लेने। तो जब इसको वापस इंग्लैंड लेके जाना था उन्हें, तो इनको डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? What was the reason? ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो ये है कि मैक्सवेल fear of sending Mitchell to England was legitimate. It was proved when Maxwell opened the box in which he carried Mitchell in the aircraft. It ran out and disappeared at high speed. He caused a great hue and cry इन द एयरक्राफ्ट। अब जो मैक्सवेल था ना, उसको यार बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत डर रहा था वो, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो कैसे ऑटर जैसे जानवर को एरोप्लेन में बिठा के इंग्लैंड लेके जाएगा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और ये चीज आगे जाकर प्रूफ भी हुई। देखो लिखा है कि इट वॉज प्रूव्ड व्हेन मैक्सवेल ओपन द बॉक्स। मैक्सवेल जब लास्ट टाइम जो बॉक्स उसने बनाया था जिसमें भर के लेके जाना था, ठीक है, स्क्वायर साइडेड बॉक्स जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिला था, उस बॉक्स को बना के जब ऑटर को उसमें रख के गया था खाना खाने ना, तो उसने देखा कि ऑटर ना अंदर के सारे बॉक्स को फाड़ डालता है, और फिर जब एरोप्लेन में लेके जाता है तो एरोप्लेन में भी वो बहुत ज्यादा भगदड़ मचा देता है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैक्सवेल का जो डरना था वो लाजमी था, लेजिटिमेट था, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले सच सच बताओ, समझ में आ रही है चीजें जो मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसीलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। Number 16. Highlight any two characteristics of fog from a description in the poem and justify your choice of characteristics. Briefly आपसे पूछा है कि जो फॉग चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें कोहरे की कोई दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए, और आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आंसर में क्यों लिखा है ये भी बताना, ठीक है। तो
इसका आंसर हमने आपके लिए तैयार किया है कि भाई फॉग की जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं। द फॉग कम्स होवरिंग, जब भी फॉग आती है तो वो छा जाती है, मतलब कवर कर लेता है, होवर कर लेता है पूरी सिटी को। एंड स्टेज फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए, मॉर्निंग के टाइम में ही वो कोहरा रहता है और पूरे सिटी को कवर करके रखता है। जैसे कि एक बिल्ली, बिल्ली भी बहुत साइलेंटली आती है। कैट that comes silently and sits on its haunches, बिल्ली जब भी आपके कमरे के बाहर आएगी ना वो बहुत धीरे धीरे आएगी और अपने शोल्डर्स पर बैठकर इंतजार करेगी थोड़े समय तक, जैसे कोहरा होता है। और बिल्कुल जैसे कोहरा थोड़ी देर बाद छट जाता है, बिल्कुल वैसे भी बिल्ली ना बैठे रहती है और कुछ देर बाद उसको जो अपना काम करना रहता है, अंदर जाकर दूध वूध गिराना रहता है, तो वो जाके गिरा के चली आती है। ठीक है। It disappears silently unnoticed as the cat is not to be found at the same place. जैसे बिल्ली होती है ना, वो अपना काम करने के बाद तुरंत गायब हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही कोहरा होता है। वो थोड़ी देर पूरे सिटी को कवर किए होगा और उसके बाद पूरी सिटी को छोड़कर ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि एक कैट। तो समझ में आया फॉग की जो दो क्वालिटीज होती है कि भाई जब आता है तो ये कवर कर लेता है सिटी को, और दूसरा ये थोड़े टाइम तक कवर किए रहता है। ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। वैली डिड लाइक द वे एडल्ट्स ट्रीटेड हर ड्यूरिंग हर बस जर्नी। जो वल्ली है ना, वो जब बस में ट्रैवल कर रही थी, सिटी जा रही थी, तो वहां के जो एडल्ट्स है ना उसके साथ मतलब जिस तरीके से बिहेव हुआ वो वल्ली को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अगर आप वहां पर होते तो आपको कैसा फील होता, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर में लिखना हुआ है। हमने जो आंसर तैयार किया है वो ये है कि आई वुड लाइकवाइज रिस्पॉन्ड एज वली did on the grounds that I would believe myself to be adequately dependable। जैसे वली फील करती थी कि वो अब बड़ी हो चुकी है, वैसे मैं भी फील करता हूं कि अब मैं पूरी तरीके से डिपेंडेबल हो चुका हूं। वली बिलीव दैट शी कुड डील विथ हरसेल्फ। वली ये समझती थी कि वो खुद से सारे केसेस, सारे सिचुएशंस में चीजों को हैंडल कर सकती है। सी डिटेस्टेड, उसको अच्छा नहीं लगता बीइंग हिंडर्ड बाय सीनियर्स, जब सीनियर्स आकर पहले पहले से बोलने लगते हैं और उसको बच्ची समझ के दबा देते हैं, हिंडर कर देते हैं, तो वल्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इन दिस स्टोरी द क्रिएटर इज अटेम्प्टिंग टू इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड एज सीन अकॉर्डिंग टू अ यंगस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो राइटर इस चैप्टर का ना, वो वल्ली के नजरिए से, उस छोटी बच्ची के नजरिए से दुनिया देखना चाहता है। जैसे कि छोटी बच्ची एक देखती है कि मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए, बड़े क्यों मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, बिल्कुल उसी नजरिए से वो अपना जो लाइफ है वो जीना चाहती है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। कस्टर्ड हम्बली एक्सेप्ट्स दैट अदर एनिमल्स आर ब्रेवर देन हिम। जो ड्रैगन होता है ना, जब उसको लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तो ये जो कस्टर्ड ड्रैगन होता है ना, वो कहता है हाँ तुम सब बहादुर हो और मैं बहुत डरपोक हूं। बहुत ही आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेता है। गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर स्टैंड दैट ह्यूमिलिटी इज अ वर्च्यू वर्थ पोसेसिंग। अच्छा देखो, जो हमारा ड्रैगन है ना, वो कितना हम्बल है, वो चीजों को कितना आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, वो बातों में विश्वास नहीं करता, वो काम करके दिखाता है ना। तो आपको ये बताना है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ह्यूमिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है। ह्यूमिलिटी इज द वर्च्यू वर्थ पोसेसिंग, राइट। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें हमने लिखा है कि कस्टर्ड हम्बली एक्सेप्ट्स दैट अदर एनिमल्स आर ब्रेवर देन हिम बिकॉज humility is a virtue worth possessing। अच्छा, इसका कारण क्या था? Because it helps us in not placing too much importance to our achievements। It also allows us to accept our vulnerabilities। देखो, अब जो हमारे इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और जो ये राइटर रहती है, जो गर्ल रहती है इस पूरे पोएम में, वो लगातार ड्रैगन को डरपोक डरपोक कहती है। तो जो ड्रैगन है ना, वो उस चीज को मान चुका था कि चलो हाँ ठीक है, मैं डरपोक ही हूं, मैं बस करके दिखाता हूं, बातों में बिलीव नहीं करता, राइट। तो इट ऑल्सो अलाउस अस टू एक्सेप्ट आवर वल्नरेबिलिटीज। इसमें इस पूरे आंसर में मिला जुला के कहा यह गया है कि अगर लोग हमें ह्यूमिलिएट करते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर बेइज्जती होती रहेगी तो हम अपने काम पे ध्यान देंगे, हम अपने अचीवमेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उस पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, बल्कि हम काम करते रहेंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। State the reason you think the poet named the animals ink, blink, mustard and custard। ये नाम इसके क्यों पड़े थे? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर होता है। देखो, इट वॉज इंक बिकॉज द किटन वॉज ब्लैक। जो बिल्ली थी उसका नाम इंक था क्योंकि वो काली थी। ठीक है, जैसे स्याही काली होती है। ब्लिंक, ब्लिंक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो चूहा था वो ग्रे कलर का था, एजाइल था, फुर्तीला था और एक पलक झपकते ही गायब हो जाता था, इसलिए उसका नाम ब्लिंक पड़ गया। एंड मस्टर्ड,
मस्टर्ड जो कुत्ता था उनका वो येलो कलर का था और साथ साथ में वो एकदम सरसों के दाने की तरह शार्प था, तेज था, तो इसलिए इसका नाम मस्टर्ड पड़ गया। और ड्रैगन को लोग डरपोक कहते थे, कावर्ड कहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कस्टर्ड ड्रैगन। तो समझ में आया कि इनका अलग अलग जो जानवर है उनका नाम ऐसे क्यों पड़ा था, समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। आपको बोल रहा है ये द सरमन एट बनारस से हमारा चैप्टर से क्वेश्चन है, elucidate any one quality that Siddharth demonstrated when he gave up his status and family. Explain your choice. जो हमारे गौतम बुद्ध थे, जो बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था, तो उन्होंने ना अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी थी, अपने बच्चे छोड़ दिए थे और पूरा अपना राजपाट छोड़ दिया था। तो उनके इस एक्ट से हमें उनके अंदर कौन सी क्वालिटी दिखती है? तो इसके लिए हमने आंसर आपको लिखा है कि वन क्वालिटी दैट सिद्धार्थ डेमोन्स्ट्रेटेड when he gave up his status and family was renunciation. renunciation का मतलब होता है त्याग कर देना, परित्याग कर देना, ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना। जो भौतिक मोह माया है, जो ये चकाचौंध भरी दुनिया है ना, सिद्धार्थ उसको छोड़ दिए थे। तो इसके सिद्धार्थ हमारे गौतम बुद्ध के इस एक्ट से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही त्यागी व्यक्ति थे, बहुत ही त्याग वाग करते थे, ठीक है। He willingly renounced his princess life. उन्होंने अपनी जो आलीशान जीवन था उसको छोड़ दिया, अपने पैसे को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। क्यों? In his pursuit of enlightenment, ज्ञान के खोज में निकल गए। And to understand the suffering of the world, दुनिया में जो इतना दुख उन्होंने देखा था उसके पीछे का क्या कारण था, उस दुख को कम करने के लिए, वो दुनिया की मदद करने के लिए अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा ऐश आराम शौक सारी चीजें छोड़ दी उन्होंने, ठीक है। सो दिस वॉज द क्वालिटी जो गौतम बुद्धा या सिद्धार्थ से हमें सीखने को मिलती है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। हाईलाइट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रॉगरी। एनी ग्रॉगरी आपने पोएम पढ़ा होगा। एनी ग्रॉगरी में एनी ग्रॉगरी इतनी ब्यूटीफुल रहती है, उसके हेयर्स इतने ब्यूटीफुल रहते हैं कि लोग उसके बाहरी जो अपीयरेंस होता है ना उससे प्रभावित हो जाते हैं। आजकल के लड़के भी यही करते हैं, तुम सब निब्बे लड़की सुंदर देखी नहीं, पीछे दो मिलाते पहुंच जाओगे, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही एनी ग्रॉगरी के पीछे भी लड़के बहुत लगे हुए थे। इसको बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको लगती थी कि मेरे आउटर फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बल्कि मेरे इनर ब्यूटी से लोग मुझे पहचाने। तो इस पूरे पोएम का सेंट्रल थीम क्या था? द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी फोकसेस ऑन द आइडिया ऑफ ट्रू लव। इस पूरे पोएम में हमें सच्चे प्यार की कीमत बताई गई है। एनी ग्रॉगरी एक ब्यूटीफुल सी गर्ल थी एंड एवरीवन लव्स हर फॉर हर ब्यूटी। उसकी सुंदरता को देख के लोग उसको बहुत प्यार करते थे। हाउएवर जो एनी ग्रॉगरी थी डजंट वांट दिस काइंड ऑफ लव फॉर हरसेल्फ। एनी ग्रॉगरी को जो बाहरी दिखावे से अपना प्यार मिलता था वो पसंद नहीं था, उसको इनर ब्यूटी चाहिए थी कि कोई ऐसा इंसान आए जो उसको अंदर भी प्यार करे, मतलब अंदर की क्वालिटीज देखे, वो इंसान कैसी है ये देख के उससे प्यार करे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। डिस्क्राइब द मेथड एनी ग्रॉगरी सजेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रूव दैट शी इज लव्ड फॉर हु शी इज। इस पूरे पोएम में ना एनी ग्रॉगरी ने ये भी कहा है, क्या कहा है कि भाई देखो, शी सेड दैट शी वुड चेंज हर हेयर फ्रॉम येलो टू सम अदर कलर टू कंफर्म दैट शी इज लव्ड फॉर हर इनर ब्यूटी एंड नॉट फॉर हर आउटर पर्सनालिटी। देखो एनी ग्रॉगरी ने ना एक तरीका बताया है कि कैसे ढूंढेंगे ऐसे इंसान को जो उसके इनर क्वालिटीज से प्यार करे। उसने सोचा ना कि मैं अपने जो येलो हेयर्स हैं, देखो कुछ देशों में लास्ट की लाइन देखो क्या लिखा है कि एज इन सम कंट्रीज येलो और ब्लॉन्डी हेयर इज कंसीडर्ड अपीलिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू डार्क हेयर। कुछ देशों में ना जो ये येलो हेयर होते हैं और जो हमारे सुनहरे बाल होते हैं वो सुंदर लगते हैं लड़कियों के ऊपर, ठीक है। तो एनी ग्रॉगरी के भी सुनहरे बाल थे तो लोग उस पर फिदा थे। तो एनी ग्रॉगरी ने कहा कि कुछ दिन में मैं क्या करूंगी, मैं अपने येलो हेयर्स को किसी और कलर में चेंज करवा लूंगी ताकि लोग मुझे ऐसे फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट ना हो बल्कि आए मेरे बारे में जाने फिर मुझसे अट्रैक्ट हो, राइट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। व्हाई डू यू थिंक नतालिया Stepnova asked her father to call Lomao back when she heard that he had come with a proposal? जो लड़की थी नतालिया वो अपने पापा को कहती है कि लोमाओ को वापस बुलाइए। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जो लोमाओ है ना वो उसके लिए प्रपोजल लेके आया है ना। तो यही आपको बताना है कि क्यों नतालिया अपने फादर से कहती है कि लोमाओ को बुलाओ। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि नतालिया asked her father to call Lomao back because she was desperate to get married and did not want to miss the opportunity that Lomao had offered. लोमाओ नतालिया के लिए शादी का प्रपोजल लेके आया हुआ था
और जब ये बात नताल्या को पता चलती है ना, वो अपने पापा को कहती है एक्चुअली कि पापा लुमाओ को बुलाइए, क्योंकि देखो जो नताल्या थी ना वो शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्परेट थी, इच्छुक थी, और वो ये मौका मिस नहीं करना चाहती थी। शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड दैट लुमाओ माइट चेंजेस हिज माइंड। नताल्या को ये भी डर था कि जो लुमाओ है वो किसी और लड़की के पीछे ना चला जाए, मैंने मना कर दिया तो ठीक है, हो सकता है कि ऐसा मौका दोबारा ना मिले, ये सोचकर नताल्या ने अपने पापा से कहा कि लुमाओ को वापस बुला लीजिए। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रपोजल चैप्टर से ये द आर्गुमेंट अबाउट द डॉग्स रिफ्लेक्टेड दैट बोथ लुमाओ एंड नताल्या लव देयर रिस्पेक्टिव डॉग्स। देखो जब लुमाओ और नताल्या बैठते हैं एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तो अपने अपने कुत्ते की तारीफ करते हैं, और उसी बीच बीच में ना नताल्या कह देती है कि तुम्हारे कुत्ते को तो मार देना चाहिए। ये बात बहुत बुरी लग जाती है अपने हीरो लुमाओ को। ठीक है, तो आपको ये पूरा इसमें बताना है कि आप क्या एग्री हैं इस बात से कि जो लुमाओ है, नताल्या है, वो सब अपने कुत्ते से प्यार करते थे। बिल्कुल, इस बात से मैं तो बिल्कुल एग्री हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए आंसर लिखा है कि एज दे कीप आर्गुइंग अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डॉग्स, जैसे नताल्या लुमाओ लड़ रहे थे, अपने अपने कुत्ते की बड़ाई कर रहे थे, नताल्या इन रेज, नताल्या गुस्से में कह देती है कि लुमाओ के कुत्ते को तो मार देना चाहिए। ऑन हियरिंग दिस लुमाओ इज सैडेंड, ये सुनकर लुमाओ बेचारा कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, तुमने मेरे कुत्ते को मारने की बात कही। एंड एक्सक्लेम्स दैट इवन बाय हियरिंग सच अ थिंग हिज हार्ट हैज स्टार्ट पैल्पिटेटिंग। पैल्पिटेटिंग मतलब मचलने लगा। ठीक है, बुरा लगने लगा उसको। उसने कहा कि मेरे कुत्तों को मारने को तो छोड़ दो, केवल उसके मरने की बात सुनकर मुझे मेरा जो दिल है मचलने लगा, बैट्स आ जाता है। By this we can conclude that both of them are very fond of their respective dogs. इस बात से हमें पता चलता है कि दोनों को अपने अपने कुत्ते बड़े पसंद थे। ठीक है, so this was all about from our side. Educational hikes की वीडियोस आपके लिए ऐसी ही रहती हैं, थोड़ी लेंदी रहती हैं, बट इंफॉर्मेटिव है। राइट, हमने ये जो क्वेश्चन ढूंढे ना यार, ये बहुत, आप ऐसे समझो कि थोड़ा टाइम तो लगता है ना, अभी और क्या ही बोलूं। ठीक है, तो और भी कुछ रहा करे तो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे आके बता सकते हो, और कमेंट सेक्शन भी आपके लिए खुला है। और बस ठीक है, वीडियोस देखते रहिए। ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आपके एग्जाम के लिए हमने वीडियोस बना दी हैं। सो कीप लविंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।